कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी आपसे एक बार फिर मुखातिब हूं। खुद कलामी का सिलसिला जारी है और जैसा आप जानते हैं कि खुद कलामी फिलबदी होती है, इसलिए जो मेरे जहन में वारिद होगा वो मैं आपसे बयान कर दूंगा। तो आज जो बातें चल रही हैं वो हमारे रिवायती मौजूआत से ज़रा हटके हैं। यानी ये कोई मजहबी समाजी मौजू नहीं है, बल्कि एक बहुत अहम मौजू जो हम सब की ज़िंदगियों से मुताल्लिक है, ये उस पर आज गुफ्तगू की जाएगी। तो वो मौजू क्या है? वो मौजू ये है कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल किया जाए। यानी ये टर्म मगरिब में, चूंकि मैं खुद मगरिब में मुकीम हूं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है कि हाउ टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम। कि आपको माशी तौर पर ये जो झंझट है, जो फिक्र माश है, जो गमे रोजगार है, ये आपको कैसे जो है ना, इससे आप बाहर निकल सकें और आप एक अर्ली रिटायरमेंट में, यानी आप एक अच्छी उम्र के अंदर रिटायर हो जाएं और बाकी साल जो हैं वो आप एक अच्छे अमीर अंदाज के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अवेल होता है, इसके बारे में बहुत से मुहक्किकीन अपनी बात करते हैं, इन्वेस्टर्स अपनी सुनाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अपनी सुनाते हैं। आप जो है ना एलन शुगर को सुनाएंगे, वो अपनी एक बात बताएंगे। आप जो है ना वो वर्जिन अटलांटिक के जो रिचर्ड हैं उनको सुनेंगे, वो अपनी एक बात सुनाएंगे। इसी तरीके से रॉबर्ट कियोसाकी हैं, वो आपको बताएंगे कि जी बैंक से लोन लो और लोन को ही इन्वेस्ट करते चले जाओ तो लोन के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता, बेवकूफ़ बनाओ, बैंक की मनी से खेलो लोन, वो अपनी सुनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से और दीगर बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। और ये मैं जिन लोगों का आपसे जिक्र कर रहा हूँ ये सब जेन्युइन है, यानी इनमें से कोई दो नंबर आदमी नहीं है। दो नंबरों की तो खैर क्या कहने, वो तो हमेशा शॉर्टकट आपको बताएंगे कि 2 साल में मैंने यूं कर दिया और 5 साल में मैं यूं हो गया। तो ये शॉर्टकट्स तो कभी ना ले। हमारी पाकिस्तानी कौम, हम सब लोगों के अंदर एक बड़ी मुश्किल यही है कि हम जुगाड़ ढूंढते हैं हमें जो है ना जुगाड़ एक फन लगता है और हम समझते हैं बड़ा कोई जुगाड़ू आदमी है तो उसका मतलब बड़ा अच्छा आदमी है। जुगाड़ होती क्या है? शॉर्टकट ढूंढना। ठीक है, और शॉर्टकट जो है ना ढूंढना अच्छी चीज़ नहीं है। नेवर शॉर्टकट द प्रोसेस। इंडियंस और पाकिस्तानियों में जो मैंने फ़र्क महसूस किया इंग्लैंड में रहते हुए, वो सबसे बड़ा यही है कि जहानत में शायद हम उनके बराबर होते हैं या बाज़ औक़ात उनसे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम जो है ना चौथी सीढ़ी पे पहले चढ़ जाएं, तो हम प्रोसेस फॉलो नहीं करते, इसलिए मुंह के बल गिरते हैं। शुरू में इब्तदाई कामयाबी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो सस्टेन नहीं कर पाती। तो शॉर्टकट नहीं ढूंढने। तो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनके नाम मैंने आपसे लिए हैं, सारे बड़े मुस्तहकम किस्म के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन आज मैं एक मखसूस, एक खास आदमी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। उसका एक मॉडल है जो मैं आपके सामने पेश करना जा रहा हूं, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम से मुताल्लिक है। और इसको बयान करने से पहले मैं बता दूं कि ये मैं खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं तो मैं खुद कोई बड़ा फाइनेंशियली स्टेबल इंसान नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ जो है वो हासिल है, सारी अल्लाह की नेमतें हासिल है, लेकिन मुझे भी बहुत से चैलेंजेस हैं। तो उस बारे में देखना, उसको सोचना, अपने लिए बुढ़ापे की तैयारी करना, इन सब चीज़ों को लेकर चलना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस फाइनेंशियल एक्सपर्ट का, उसका नाम है डेव रैमजी। ठीक है, डेव रैमजी, DAVERAMSEY। तो डेव रैमजी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, मैथमेटिक्स की इनकी डिग्री है। शुरू में इन्होंने एडवाइसेस दी, लोगों ने इन्हें फॉलो नहीं किया। ठीक है, ये समझ नहीं पाए कि क्या है, बड़ी जिंदगी लगाई और आखिर में इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जो इस वक्त मगरिब में बहुत पॉपुलर है। जैसे आप डाइट के अंदर आजकल सुनते हैं जी कीटो डाइट, कीटो डाइट, तो कितना मशहूर हो गया कीटो का मॉडल। इसी तरीके से फाइनेंस के अंदर कि किस तरीके से जो है ना अपने आप को माशी झंझटों से निकाला जा सके और अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे लाया जा सके, उसमें ये डेव रैमजी का जो मॉडल है, जिसे 7 बेबी स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है, ये बड़ा अहम है और मेरे ख्याल से इसे हमें जान लेना चाहिए। हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम फॉलो करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन कम से कम पता हो। और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में लोग रहते हैं तो वो अंग्रेजी की वीडियोस कम ही देखते हैं, और देखते हैं तो शायद समझ नहीं पाते। तो मैंने सोचा उसको उर्दू में तर्जुमा कर दिया जाए, उससे जो उसका मगज़ हासिल किया है वो आपको भी बताया दूँ। जो हमें तालीम है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। तो इस हवाले से मैं आपको आज 7 बेबी स्टेप्स डेव रैमजी के बताने जा रहा हूँ। इससे पहले थोड़ी सी एक तमीज़ बांधे लेते हैं, खुद कलामी जारी है ना, तो कौन से पैसे लग रहे हैं। तो खुद कलामी के अंदर एक चीज़ जो मैं सोच रहा था वो ये है कि हमें जो कन्वेंशनल एजुकेशन दी जाती है, हमें जो तालीम मिलती है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हम कैलकुलस पढ़ते हैं, हम अलजबरा पढ़ते हैं, हम माशरती उलूम पढ़ते हैं, हम दीगर उलूम पढ़ते हैं। इनके फ़वाइद बड़े महदूद हैं यकीनन हैं। ठीक है, और इनसे फ़ायदा पहुंचता है, आपके जहन को बलूगत मिलती है, लेकिन जो मौजूआत अहम तर हैं, अफसोसनाक बात यह है कि उसकी तालीम हमें नहीं दी जाती। यानी एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है,
एक अच्छा बाप, एक अच्छी माँ, एक अच्छा शौहर, एक अच्छी बीवी कैसे बना जाता है, रिश्तों को कैसे डील किया जाता है, इमोशनल प्रेशर्स को कैसे लिया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे पैदा की जाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अवेल होता है, अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे किया जाता है। ये जो अहम तर मौजूआत हैं जो हमारी जिंदगी से बराह रास्त मुताल्लिक हैं, जो शायद कैलकुलस और अलजबरा से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं, उनका हमें जिक्र तक नहीं किया जाता। और हाल ये होता है कि फिर मुझ जैसी उम्रें आ जाती हैं, मिड 40s में आप जा पहुंचते हैं, तब जाके आपको कुछ लग पता जाता है कि यार ये चीजें तो बड़ी लेट पता चली। अगर शुरू में पता चल जाती तो कहां से कहां पहुंचे हुए होते और आराम से चले जाते, कोई बताने वाला होता, कोई समझाने वाला होता। लेकिन अब पछतावे की क्या होत कि चिड़िया छुप गई खेत। लेकिन ये कि ये लोग करते हैं इस तरीके से कि इन अहम तर मौजूआत पर बात नहीं करते। तो हमें अपने बच्चों को और सबसे पहले अपने आप को खुद इन मौजूआत के लिए तैयार करना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अवेल हो और अब इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे जो है ना अवेल हो, रिश्तों को कैसे जो है ना संभाला जाए, वगैरह वगैरह। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम पर बात कर रहे हैं कि वो कैसे अवेल किया जाए। एक और बात जो मैं और आपसे कह दूं, फिर हम उसी 7 स्टेप्स के ऊपर आते हैं, बेबी स्टेप्स की जानिब, और वो ये है कि जब हम कहते हैं कि यार हम कामयाब होना चाहते हैं, हम में से सब कामयाब होना चाहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं नाकाम होना चाहता हूं जनाब, ठीक है। जो कामयाब होना चाहते हैं तो इस कामयाबी का क्या मतलब है, ये जो है ना हमें अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, हर इंसान को, हर नौजवान को, ठीक है, कि वो ये पूछे कि यार सक्सेस तो सबको चाहिए, लेकिन मेरे लिए सक्सेस है क्या। ठीक है, सक्सेस कहते किसे हैं? क्या सक्सेस सिर्फ पैसे का नाम है? ठीक है, और अगर सिर्फ पैसे का नाम है तो कितने पैसे का नाम है? क्या ये 1 करोड़ का नाम है, क्या ये 10 करोड़ का नाम है, क्या ये यार्ड खरीदने का नाम है, क्या ये हेलीकॉप्टर खरीदने का नाम है? तो पैसे की भी तो कोई हद नहीं है। तो कामयाबी है क्या, कामयाबी किसे कहते हैं, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। मुझे अपने एक बुजुर्ग की बात याद आ रही है। वो मुझसे कहने लगे कि यार अमीर तो वो इंसान है जिसकी आंख जब सुबह खुले तो वो ये कह सके कि ना मैंने किसी से एक दहला लेना है अपनी मदद के लिए, ना किसी का एक दहला कर्ज वापस करना है, इतना मैं फाइनेंशियल फ्री हूं, सुकून से हूं, ना किसी का पैसा देना ना लेना, अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। ठीक है, एक अच्छे पैसे आ रहे हैं और उसके साथ जिंदगी गुजर रही है। तो ये जो है ना, ये है अमीर होना, उनके नजदीक ये बात थी। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हिट करके गई वो एक सही हदीस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक, और उसमें बड़ी जबरदस्त एक कुंजी वाली बात मेरे लिए बयान हो गई। और ये मैं मजहबी दिमाग से नहीं कह रहा, मैं फिलवाक़े इस बात को ठीक समझाऊं कि हाँ यार ये बात तकद्दुस से हटके भी देखें तो हर लॉजिकल माइंड इसको कबूल करेगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम बता रहा हूं, कि जिस शख्स को 4 चीजें हासिल हो गई उसे दुनिया का सारा खैर हासिल हो गया। ठीक है, बड़ी अहम चीज है, 4 चीजें हासिल हो गई तो दुनिया का खैर हासिल हो गया। पहली चीज, एक अच्छा हम सफर, एक अच्छी साथी। ठीक है, तो एक अच्छी बीवी हासिल हो गई, एक अच्छा शौहर हासिल हो गया, ये नंबर 1 नेमत है। नंबर 2 कहा कुशादा घर, सिर्फ घर नहीं, कुशादा घर। ठीक है, एक अच्छा जो है स्पेशियस से घर हासिल हो गया आपको। अब कुशादगी की भी जाहिर है हद तो कोई नहीं होती, तो एक ऐसा कुशादा कि जिसके अंदर आप फंसे में ना हो, तो ये कुशादा है आपके लिए, तो एक कुशादा घर। तीसरा, आरामदेह सवारी। ठीक है, कि वो आरामदेह सवारी के अंदर बैठे, सिर्फ सवारी नहीं, आरामदेह सवारी। तो वाह भाई क्या कहने, आपने कोई अच्छी गाड़ी ले ली। तो पुराने ज़माने में कोई अच्छी नस्ल का घोड़ा ले लेते होंगे, ऊँट ले लेते होंगे, हमने आज अच्छी उसको एक गाड़ी ले ली, ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथा, अच्छा पड़ोसी, यानी एक अच्छा नेबरहुड। यानी आपका बहुत ज़बरदस्त घर है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन है वो किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर हर तरफ जो है ना चोर गुंडे बदमाशों का राज है, जहाँ जो है गटर बह रहे हैं। तो ऐसे घर का और ऐसे सवारी का आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो एक अच्छे पड़ोसी से मुराद ये नहीं है कि बराबर वाले गफूर साहब अच्छे हो। ठीक है, पड़ोसी से मुराद ये कि 40 घर इधर 40 घर उधर, तो नेबरहुड आपका अच्छा हो। तो ये 4 चीजें जैसे हासिल हो गई, नेक बीवी, कुशादा मकान, आरामदेह सवारी, अच्छे पड़ोसी, तो उसको सारी खैर हासिल हो गई। तो ये मेरे नजदीक कामयाबी की डेफिनेशन है। ये 4 चीजें हासिल कर ली, ठीक है, इनको टारगेट करके चले तो बात हो गई। टारगेट ये नहीं है कि आइलैंड ले लिया जाए, टारगेट ये नहीं है कि बेंटली खरीद ली जाए, टारगेट ये नहीं है कि जो है ना शनैल के परफ्यूम लिए जाए। ठीक है, टारगेट ये 4 चीजें। उसके बाद जितना मिल गया मिल गया, और मिल गया नहीं मिल गया सही है, लेकिन ये 4 एक मिनिमम क्राइटेरियन हमारे बन के आ जाते हैं सामने। तो ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है। बहरहाल ये तो मेरी बात हो गई। अब आ जाते हैं जी डेव रैमजी की बात के ऊपर कि वो क्या कहता है। 7 बेबी स्टेप्स वो बताता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो पहला बेबी स्टेप क्या है?
पहला बेबी स्टेप वो कहता है कि सबसे पहले आप $1,000, जाहिर है यूएस का बंदा है, तो कहता है $1,000 आप इमरजेंसी फंड में रख लें। इमरजेंसी फंड यानी एक अकाउंट अलग से आपने बना लिया कि इसके अंदर मेरा इमरजेंसी फंड है, तो $1,000 आप उसमें डाल लें। अब आप पाकिस्तान में तो आप इसको तकरीबन 20-25 लाख रुपए रख लें। नहीं सॉरी, 20-25 लाख नहीं, 20-25 हजार रुपए रख लें। ठीक है, 25,000 रुपए आपने, ठीक है, वो आपने अकाउंट में रख लिया अपने कि यार इसको मैंने हाथ नहीं लगाना है, और उसको नाम दे दिया आपने इमरजेंसी फंड। ये क्यों है? ये इसलिए है कि जिस वक्त आप बाकी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो तो कोई इमरजेंसी हो गई, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी बंद हो गई, अब गाड़ी को सही कराना है, तो वो आप कर्जा लेकर नहीं सही कराएंगे, उसी 25,000 में से सही करा लेंगे। ठीक है, और फिर दोबारा से बाकी इन्वेस्टमेंट को रोक के जब तक वो 25,000 पूरे नहीं हो जाते तब तक आप वो दूसरी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसको 25,000 ही रहने देना है अपने अकाउंट में। ठीक है, तो खर्च हो गया तो फिर दोबारा से 25,000 जमा करो और फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करो। लेकिन ये 25,000 इमरजेंसी फंड है, कोई भी मजबूरी हो सकती है। ठीक है, कि बच्चे की कोई ऐसी चीज आ गई, कोई बीमारी आ गई, आपको डॉक्टर्स की फीस देनी पड़ गई, तो वो उसमें से निकाल कर आपने अदा कर दिया। तो पहला स्टेप क्या है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो। ठीक है, एक छोटा सा फंड, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आप फाइनेंशियली तौर पे मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप मुश्किलात का शिकार हैं। ठीक है, आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, ठीक है, आपके साथ और बहुत सारी मुश्किलात हैं, इसलिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे नहीं करने इमरजेंसी फंड में, बस इतना करना है कि बस जिससे थोड़ा बहुत काम चल जाए। तो ये पहला हो गया। ठीक है, ये इमरजेंसी फंड हो गया, 25,000 रुपए आपने अलग कर लिए। बेबी स्टेप 1 हो गया। बेबी स्टेप 2, जिसके बारे में सबसे ज्यादा जो है वो गुफ्तगू हो रही है और जिस पे बात होती है, और बड़ा कामयाब मेथड चल रहा है ये। ठीक है, वो क्या है कि आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं, फिर से कहता हूं दोहरा के, कि आप पे बहुत से कर्जे चढ़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत से कर्जे हो सकते हैं, कुछ कर्जे हो सकते हैं अपने बैंक से लिए हो, कुछ कर्जे हो सकते हैं आपने क्रेडिट कार्ड से लिए हो, कुछ कर्जे हो सकता है कि आपने अंकल चाचा मामा ताया से लिए हो। ठीक है, कुछ कर्जे हो सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के आपको अदा करने हो, आपकी तालीम से कोई रिलेटेड हो, वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी कर्जे हैं आपके, इन कर्जों को एक तरतीब से लिख लें। ठीक है, कि भाई कौन कौन से कर्जे हैं, कौन कौन से। ठीक है, और उनमें ये ना देखें कि मिसाल के तौर पे अगर किसी कर्जे के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है, सूद देना पड़ रहा है या कोई ऐसा मामला हो रहा है, तो ये ना देखें कि जिस पे ज्यादा सूद देना है उसको मैं पहले उतार दूं। ठीक है, बल्कि उसको क्या करें कि उसको बस इस तरतीब में लिखें कि जो सबसे कम वाला है वो सबसे ऊपर, यानी एक किसी से आपने 5,000 रुपए लिए थे, 5,000 वाला सबसे ऊपर, दूसरे से 10,000 लिए थे, तीसरे से 25,000 लिए थे, चौथे से 1,00,000 रुपए लिए थे। तो ये आपने तरतीब से लिखा, सबसे छोटा वाला ऊपर रखा, ये देखे बगैर कि किस पर कितना सूद देना है, किस पर कितना मुनाफा देना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चारों आपने तरतीब से रख लिया। और सबसे पहले आप वो वाला कर्जा उतारें जो आप पे सबसे कम है, यानी वो जो 5,000 रुपए वाला है, जो सबसे छोटा कर्जा है आपके ऊपर, वो सबसे पहले उतारें, और इसको उतारने के लिए अपनी जान लगा दें हर तरह से, जो है ना, यानी इसको कहते हैं वो कि स्नो बॉल इफेक्ट, कि जैसे वो बर्फ जो है ना वो लुढ़कती हुई आती है तो बड़ा होता जाता है गोला, इस तरीके से पूरे विग्रस होकर, पूरी ताकत के साथ ना उस छोटे वाले लोन को अदा करने में लग जाए। उसके लिए आपको अपने घर की कुछ चीजें बेचनी पड़ती हैं, वो बेच दीजिए। आपको अपना कोई नया शूज बेचकर कुछ पैसे मिल रहे हैं, वो बेच दीजिए। आपको 2 3 4 जॉबें करनी पड़ रही हैं, वो कीजिए। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा शिफ्टें लगानी पड़ रही हैं, वो कीजिए। आपको टैक्सी चलानी पड़ रही, कुछ भी करना पड़ रहा है, आपको पैसा लाना है और पूरी ताकत के साथ जितनी कोशिश कर सकते हैं पूरी जान लगा के उस पहले वाले कर्जे को अदा करना है। बाकियों को भूल जाएं, या उनको अगर आपने कहीं बैंक में देना है, कहीं देना है, तो उसकी जो मिनिमम पेमेंट है, जो कम से कम में गुजारा हो सकता है, वो अदा करते रहें। बाकी सारी ताकत जो लगानी है वो पहले वाले के ऊपर लगानी है जो सबसे कम है। ठीक है, अब यानी इसके ऊपर लोग बड़ा एतराज करते हैं, वो कहते हैं भाई सबसे पहले असूली बात तो यह है कि वो उतारो जिसके ऊपर सूद सबसे ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, या जो सबसे ज्यादा महंगा है। अकल तो यही कहती है, मैथमेटिक्स भी यही कहती है। तो डेव रैमजी जो कि मैथमेटिक्स की डिग्रीज लिए बैठा है, वो ये क्यों कह रहा है इसके उलट बात? तो वो ये कहता है कि भाई मैथमेटिक्स से जिंदगी नहीं चलती। ठीक है, और कर्जा जो है ना वो तो मैथमेटिक्स का खेल है ही नहीं। हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स नंबर्स का खेल है, लेकिन असल में ये हमारे बिहेवियर, हमारी नफ्सियात का खेल है। अगर हमारा बिहेवियर और नफ्सियात करप्ट ना हो तो हम कभी क्रेडिट कार्ड से जो है ना कर्जा ना ले, वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि सबसे अहम तर यही है कि आप छोटे वाले को अदा करें। ठीक है, और मैं आपको फिर ये बता रहा हूं कि ये जो मॉडल है ये बड़ा कामयाब तरीन मॉडल है। तो अब अगर आप अल्लामागिरी करते हैं कि नहीं मुझे ज्यादा पता है, तो फिर आप कर लीजिए, लेकिन मैं जो बयान कर रहा हूं ये ऐसा ही है कि कोई कहे कि कीटो बकवास है,
ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, हो सकता है भाई कीटो से ज्यादा अच्छा मॉडल हो, मैं खुद भी कीटो से कई चीजों में इख्तिलाफ कर जाता हूं, लेकिन ये कहना कि उसका रिजल्ट नहीं निकलता, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, दैट्स फुलिश। ठीक है, पूरी दुनिया जिसको जो है ना फॉलो कर रही है और कामयाबी और उसके रिजल्ट और स्टैट्स आपके सामने, उसको धुतकारना जो है ना अपने आप को बेवकूफ बनाने के ममासिल है। तो ये बड़ा अहम है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया जनाब कि आपने कर्जा जो है ना सबसे छोटा वाला उतारा। उसके बाद इसी दूसरे स्टेप का क्या पार्ट है कि जब छोटा वाला उतर गया तो अब जो लिस्ट है उसमें जो सबसे छोटा वाला है, अब आप उसके ऊपर पूरी ताकत लगाएं और जितने पैसे उधर दे रहे थे वो भी लगाएं, और कोई और पैसे मिनिमम पेमेंट उसकी जारी थी दूसरे वाले की तो वो भी उसमें ही रहने दें। ठीक है, और पैसे किसी भी तरीके से अब ये दूसरे वाले पे पूरी ताकत लगा दें, फिर तीसरे वाले पे और फिर चौथे वाले पर। तो सबसे कम वाले से सबसे ज्यादा वाले की तरफ जाना है। और अभी तक जो आदादो शुमार आए हैं, ठीक है, वो इनका कहना यह है कि 80 से 90% लोगों ने 1.5 से 2 साल में अपने सारे कर्जे अदा कर दिए। ठीक है, बड़े बड़े कर्जे उन्होंने 1.5 से 2 साल में अदा कर दिया। अब जाहिर है कोई बहुत बड़ा कर्जा है तो टाइम ज्यादा लग सकता, हो सकता है कि 3 साल 4 साल लग जाए, लेकिन यह कि 1.5 2 साल में बड़े बड़े कर्जे लोगों ने अदा कर दिए। इसी को फॉलो करते हुए कि सबसे पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा जो कर्जा है, और पूरी ताकत उस पर लगा दी। सारी चीजें, सारी जरूरियात रोक के, सारी चीजें रोक के, ठीक है, सारी मेहनत करके, सारे अपने दोस्तों को सबको आपने दफा किया, ठीक है, कि नहीं मैंने उतारना है कर्जा, और इसके ऊपर लग गया। तो ये है बेबी स्टेप 2। ठीक है, पहला क्या था कि हमने इमरजेंसी फंड बनाया था, दूसरा क्या था कि ये हमने कर्जे अदा किए। अब जब ये अदा हो गए तो अब आप आ गए बेबी स्टेप 3 पर। वो क्या है? वो ये है कि आप अपने जरूरियात का हिसाब लगाएं कि आपकी जरूरियात कितने पैसों में पूरी होती है। ठीक है, आपको एक असूल और भी है जो कि डेव रैमजी का तो नहीं है, उसको जो है वो 30-50-20 का रूल कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 30% आपकी सैलरी जो है या कमाई जो है उससे आपकी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। 50% जो है ना, बहरहाल इसमें मैं तफसील में नहीं जाता, वो एक किसी और मौजू पर बात कर लेंगे, किसी और वक्त में बात कर लेंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि जितनों में आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि इतने पैसों में मेरी ज़रूरियात पूरी होती है। और ज़रूरियात क्या है? ज़रूरियात जो है ना नेटफ्लिक्स के पैसे अदा करना नहीं है। ठीक है, ज़रूरियात ये है कि आपको बिजली का बिल देना है, ठीक है, आपको अपनी फीस अदा करनी है, आपको अपना इलाज की दवा लेके आनी है। ठीक है, ये ज़रूरियात हैं। तो इन ज़रूरियात के पैसों को लिख लें। तो ये जितने पैसे हैं इनका आपके पास 3 से 6 महीने का बजट होना चाहिए। अब जो आप बचत कर रहे हैं, कर्जा तो उतर चुका है, ठीक है, अब जो उसमें अगर कोई सूद भी जा रहा था कोई चीज, तो उससे भी आपको निजात मिल गई। अब आपके पास ये सारा इन्फ्लक्स आ रहा है उस पैसे का। अब आप ये इससे ये नहीं है कि अब जाकर आप कुछ चीजें खरीद रहे हैं और घूमने फिरने निकल गए, बल्कि अब आप इस पैसे से जो है वो 3 से 6 महीने का जो है वो खर्चा बनाएंगे। यानी वो जो आपने पहले एक इमरजेंसी फंड बनाया था जिसमें आपने 25,000 रुपए रखे थे, अब उस इमरजेंसी फंड को इतना बढ़ाना है कि जिसके अंदर 3 से 6 महीने की जरूरियात की जो पैसे बनते हैं आपकी, वो उसके अंदर आ जाए। ठीक है, जब ये तैयार हो गया तो आपका बेबी स्टेप 3 पूरा हो गया। बेबी स्टेप 4 क्या है जी? 4 ये है कि अब आप अपनी सैलरी का 15% मिनिमम, ठीक है, 15% ऑफ योर सैलरी शुड गो इन द इन्वेस्टमेंट। इस 15% से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, और इसको आपने आगे बढ़ाना है। अगर आप ये करते हैं तो कोई शक नहीं है कि 15 साल में, 10 साल में, 18 साल में, 20 साल में आप जो है वो बहुत से करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं हवाई कह रहा हूं, ये यानी ये साबित शुदा बात है। ठीक है, इसको लॉ ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। ठीक है, कंपाउंडिंग को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें। आइंस्टाइन तक ने उसको बयान किया कि भाई ये मिरेकल है कंपाउंडिंग। तो इसकी चले मैं एक जल्दी से मिसाल भी दे देता हूं आपको कि मिसाल के तौर पे आप जो है वो 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और आप कहते हैं कि यार मैं जो है ना हर साल जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो नहीं, मैं थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूं उसके अंदर कि बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कंपाउंडिंग है क्या। यानी मिसाल को अगर मैं छोड़ भी दूं, उस वक्त मैं खुद कंफ्यूज हो गया उस चीज के अंदर कि जब आप पैसा लगाते हैं, ठीक है, और उस पैसे को एक परसेंटेज के साथ बढ़ाते चले जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर लाख रुपए को आप दुगना कर लें, ऐसे ही मैं एक हाइपोथेटिकल करता हूं, आप हर साल 1 लाख रुपए को दुगना करते चले जाएं। जो 1 लाख रुपया आपने लगाया अब उसको दुगना कर दें, उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट बने उसको दुगना कर दें, फिर उसको दुगना कर दें। तो आपके ख्याल से 10 साल में वो 1 लाख रुपए जो आपने जिससे शुरू किए थे वो कितने बन जाएंगे? ठीक है, ये जरा अपने आप से सवाल कीजिए।
तो हो सकता है आप में से कोई कहे कि भाई 1 लाख के 10 लाख बन जाएंगे 10 साल के अंदर, ठीक है। कोई कहे जी 50 लाख बन जाएंगे, कोई कहे 40 लाख बन जाएंगे, 70 लाख बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखें, पहले साल जब आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और उसको डबल किया, मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ, ज़्यादा डबल करना मुमकिन नहीं है, हो भी जाता है, लेकिन चलें अभी मैं सिर्फ ऐसे ही इजाफी कह रहा हूँ। तो 1 लाख को डबल किया तो पहले साल क्या हो गया, 2 लाख। दूसरे साल क्या हो गया, वो 2 लाख लगे तो 4 लाख, ठीक है। अब क्या हुआ तीसरे, 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64 लाख, 1 करोड़ 28 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 56 लाख, ठीक है, 5 करोड़ 12 लाख, ठीक है, और 10 करोड़ 24 लाख। तो 10 सालों में 10 करोड़ 24 लाख होगा। तो ये है लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। अब जाहिर है 10 साल तक आप अपनी लगाई हुई रकम को डबल नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल काम है, चंद इक्का दुक्का लोग ही कर पाएंगे। लेकिन ये कि जो भी परसेंटेज आप बढ़ाते हैं, यानी पाकिस्तान में इस वक्त 20-25% फंड्स दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे मीज़ान बैंक जो इस्लामिक बैंकिंग कर रहा है, उसके अंदर वो 25% तक जो है ना आपको प्रॉफिट दे रहा है इन्वेस्टमेंट के जरिए। आप उसके जरिए इन्वेस्ट करते हैं, आप प्रॉपर्टी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक्स के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, जो भी आप सिलसिला समझते हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट के अंदर 20%, 25% बनाना पाकिस्तान में रहते हुए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जैसे मैं इंग्लैंड में हूं, तो यहाँ 15%, 14%, ये जो है ना एवरेज है। तो पाकिस्तान में जाहिर है इन्फ्लेशन का भी मामला होता है, तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए बात को देखना पड़ता है। लेकिन यह कि आप जो भी बढ़ाएंगे तो यही कंपाउंडिंग का असूल आपको 15 साल 20 साल के अंदर कहीं से कहीं ले जाएगा। आपने 20 साल की उम्र में यह काम शुरू कर दिया, तो लो जी 40 साल के अंदर जो है ना आपके पास इतने पैसे हो गए कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम की सी सूरत हो गई। और अगर बाद में किया, ठीक है, तब भी आपके पास एक अच्छा जो है ना वो सम इकट्ठा हो जाएगा। तो ये है वो असूल जिसकी तरफ निशानदेही करते हैं डेव रैमजी साहब। तो उसके बाद आ जाइए जनाब रूल नंबर 5 के ऊपर। 5 क्या है? 5 ये है कि अगर कोई बड़ा खर्चा है, मिसाल के तौर पे आपको अपने बच्चे को डिग्री करानी है, उसकी फीस देनी है, तो अब आप उस पर पैसा लगाएं। जो भी अब उस 15% के अलावा की जो बचत हो रही है, जो भी पैसे बन रहे हैं, जाहिर है इस दौरान आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, आप अपने और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तो उस तरफ लगाएं कि आप शादी का खर्चा इकट्ठा करना चाहते हैं, आप जो है ना वो ट्यूशन फीस का जो है ना खर्चा इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई और खर्चा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये जो है वो आपका स्टेप नंबर 5 में आ जाता है। स्टेप 6 ये है कि जी अब आप अपना घर ले लीजिए, ठीक है। और घर अगर आपने पहले ही कहीं खरीदा हुआ था और कर्जे पे लिया था, तो उसको उस कर्जों में शुमार ना कीजिएगा, घर के कर्जे को उन कर्जों में शुमार ना कीजिएगा जो हमने स्टेप 2 में उतारे थे, ये जिसकी बात की थी। तो घर का अगर कर्जा आपके ऊपर है तो अब घर के कर्जे को उतारें, और अगर घर का कर्जा नहीं है तो आप घर लें, ठीक है, और उसके लिए जो है ना मामला करें और उसके ऊपर तक वो 2 लगाएं। ये स्टेप 6 है। और स्टेप 7 क्या है कि भाई मौजे मारें, ठीक है, लोगों को दें और अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करें। तो ये है वो 7 स्टेप जो डेव रैमजी साहब के जादुई समझे जाते हैं, और एक जमाना इसको फॉलो कर रहा है, फायदा उठा रहा है। बड़े से बड़ा एनालिस्ट जो है इसको तस्लीम भी करता है, मानता भी है, इख्तिलाफ भी करता है, लेकिन ये नहीं कहता कि ये क्रैपी हैं सारे। तो ये बड़ा अहम फार्मूला है, इसमें से जो आपने सीखा उसको ज़िंदगी में अडॉप्ट करें। इंशाल्लाह हम सबको इसी चीज़ की ज़रूरत है। और बहैसियत मुसलमान एक बात जो मैं और आप जानते हैं वो ये है कि सदक़ात बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। जाहिर है ये डेव रैमजी साहब से तो हम मुतवक्को नहीं कर सकते कि वो ये बताएं हमें, लेकिन हमें ये बात पता है कि अल्लाह पाक कुरान हकीम में कहते हैं कि मैं सदक़ात को बढ़ाता हूँ और सूद को घटाता हूँ, ठीक है। तो सूद से बचना है और सदक़ात को बढ़ाना है, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर सदक़ात को लेके आएँ। और ये भी कहा है कुरान हकीम के अंदर कि जो हमारे बंदे हैं वो तंगी में भी और आसानी में भी, दोनों में खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि हाथ तंग है तो आप खर्च नहीं कर रहे, जितना कर सकते हैं करें। बाज़ लोग बाकायदा अपने बिजनेस में, अपनी तनख्वाह में एक तरीके से अल्लाह पाक को पार्टनर बना के चलते हैं। जैसे जुनैद जमशेद से मुताल्लिक़ ये बात कही जाती है कि उन्होंने कोई 1% जो है, कोई 5%, कोई 10%, उन्होंने जो है ना फिक्स कर लिया होता है कि भाई इतना जो है ना मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँगा, ठीक है। तो वो सबका कहना ही है कि फिर गैब से आपकी मदद होती है और चीज़ें बढ़ती हैं। ज़ाहिर है ये बात अपनी हमारी बहैसियत मुसलमान के हम आपस में कर रहे हैं और इसके ऊपर हम यकीन भी करते हैं और इसके बारे में हमें अमली तजुर्बा भी है। लेकिन ये डेव रैमजी साहब को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में बैठकर अगर हम बयान करेंगे तो उसे लोग कबूल नहीं करेंगे। ये स्पिरिचुअल दुनिया है, स्पिरिचुअल लॉज हैं। एनीवे बहुत लंबी वीडियो हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी खुद कलामी हो गई, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, लेकिन ये तो होगा। तो अपना ख्याल रखें।
आइंदा की खुद कलामी तक इजाज़त दीजिए। अज़ीमुर रहमान उस्मानी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।